आंसुओं में ढह जाती मेरे हौसले की इमारत, आंसुओं में ढह जाती मेरे हौसलों की इमारत, मुझे मुश्किलों से मगर तुमने लड़ना सिखा दिया। Why do you need alimony to sustain yourself? If you are enough, परचेज तभी जब पढ़ने की इच्छा हो, अदरवाइज बेसिक एजुकेशन इज इनफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सुसाइड रेशो काफ़ी मतलब बढ़ जाता है चीज़ों को लेकर, आई थिंक प्रेशर की वजह से भी। तो जैसे आप तो बहुत सारे बच्चों से मिलते होगे, सो समथिंग दैट इज इजी फॉर अदर्स वाज डिफिकल्ट फॉर मी, और एक अलग नर्वसनेस। तो मैम वाई टीचिंग, मतलब शुरू से ऐसा सोचा था आपने या फिर कैसे? क्योंकि इस नए जनरेशन, इस नए समय में जो डिमांड्स हैं सोसाइटी के, अर्निंग के, अब इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। वंस वी लर्न दैट आर्ट, दैट हार्ट ब्रेक इज नॉट दैट बैड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष राय है और मैं टॉप विद फी का फाउंडर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे और बड़े लोगों का पॉडकास्ट भी करा और काफ़ी नए नए तरीके के लोग हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट बन के आए, लाइक एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, एस्ट्रोलॉजर। आज पहली बार हमारे शो में एक असिस्टेंट प्रोफेसर आ रही है जो शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। सो वेलकम मैम। कैसा, मतलब आपको शारदा यूनिवर्सिटी में कितना टाइम हो गया वैसे काम करते हुए? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैम को। एक्चुअली थैंक यू सो मच मैम, आप पॉडकास्ट में आए, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है आपको। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि आप इंग्लिश लिटरेचर से पास आउट है, तो आपका इंग्लिश में कैसे मतलब इंटरेस्ट था पहले से या कैसे? मुझे साहित्य में बेसिकली इंटरेस्ट है। बिल्कुल अपोजिट है मैम, कैसे? साहित्य तो इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है ना वो, हाँ, तो ये अपोजिट कैसे मतलब? तो लिटरेचर, साहित्य चाहे कोई भी भाषा में हो। अच्छा ठीक है, मतलब आपने लेकिन हिंदी लिटरेचर में आपने जैसे बुक भी लिखी है, हाँ, वैसे कैसे मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल अलग कैसे रहा? तो मैं ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ी, तो इंग्लिश वाज अ कंफर्टेबल लैंग्वेज। घर में हिंदी था, मम्मी हिंदी में भी लिखती थी, तो इसलिए शायद दोनों चीज का समन्वय है, अंग्रेजी हिंदी। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? अब तो लगता है सब अपनी ही भाषा है। मैंने फ्रेंच भी सीखा है, और मेरी अपनी मदर टंग जो है वो अंगिका है, अंग प्रदेश की भाषा, उसमें भी मैं लिखती हूँ। ठीक है, अगर मैं लोगों को वो बताना चाहूँ कि क्या है अंग प्रदेश इस भागलपुर, जहाँ कर्ण जहाँ का था, तो अंग प्रदेश में जो अंगिका बोलते हैं वो मैथिली की तरह की भाषा है, और वो अभी इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें लिटरेचर काफी बढ़ रहा है, तो उसमें भी मैं कविता वगैरह लिख के काफी पब्लिश हुई है उसमें। इट्स बैक टू अ टॉपिक मैम कि जैसे कि मैंने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 10 साल पहले जब आप गई थी जॉब के लिए और सब चीज़ के लिए, तो वो पहला दिन कैसा था आपके लिए? पहला दिन तो नर्वस हुई थी मैं। जो आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो डायस होता है सामने में, मैं बेसिकली डायस के पीछे छुप रही थी और थोड़ा सपोर्ट ले रही थी। तो सबके लिए पहला दिन वही होता है, वही रोमांच है कि आप वहां से कहाँ तक फिर पहुंचते हो। तो तो जैसे कि मैम आपने बताया कि वो पहला दिन थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा अच्छा भी लगा, और जब आप बच्चों से मिले वहाँ पे जाकर, क्या वो इंटरेक्शन बहुत जल्दी बन गया क्योंकि आपको वो चीज़ आता था पहले से, या फिर आपको कैसा लगा वहाँ पे बच्चों से मिल? इफ आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे, इट वाज नॉट इन शारदा, जो मेरा पहला पढ़ाने का था। तो मैं जब पढ़ाने गई थी, मुझे 300 बच्चों की क्लास दे दी गई थी, एंड मुझे सिलेबस तक नहीं पता था। मुझे बोला गया अरे जा करके बस कुछ एड्रेस कर दीजिएगा, बट वही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं क्या एड्रेस करूंगी, मुझे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का कुछ नहीं पता है अभी सिलेबस। सो समथिंग दैट इज इजी फॉर अदर्स वाज डिफिकल्ट फॉर मी, और एक अलग नर्वसनेस। सो आई फाउंड अ वे आउट। आई थॉट वो जो इंजीनियर्स सामने बैठे हैं, उन जो आगे चल के इंजीनियर्स बनेंगे, पर्सपेक्टिव्स, उसको मैंने एक क्वेश्चन दिया टू बिगिन दैट कन्वर्सेशन। मैंने बोला कि डू दिस एक्सरसाइज, राइट अबाउट 3 थिंग्स दैट लाइफ हैज टॉट यू। क्या सीखे हो जिंदगी से, वो लिखने को। सच बता रही हूँ, वो जो 15 मिनट वो बच्चे लिख रहे थे, वो बेसिकली मुझे ब्रीदिंग टाइम मिला टू सी कि ये बच्चे ही हैं, सो डोंट पैनिक, एंड दैट वाज वेयर आई फाउंड द बॉन्ड विद देम। तो इट हेल्प्ड बोथ ऑफ अस टू कनेक्ट। तो मैम वाई टीचिंग, मतलब शुरू से ऐसा सोचा था आपने या फिर कैसे? टीचिंग ऐसा सोचा नहीं था, पढ़ाना तो पसंद आ रहा होता था, बट ग्रेजुअली एज आई कंटिन्यूड एजुकेशन, तो
I felt I should give something to others, and जैसे इस तरह से मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आजकल हर बच्चे के मन में रहता है, जो मेरे मन में भी था, कि अभी जैसे आप टीचिंग में मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो, है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर में आप मतलब बच्चों को गाइड कर रहे हो कि अपनी लाइफ के साथ कैसे बेटर करना है, या फिर आप कैसे ग्रूम करना है अपने आप को, पर्सनैलिटी डेवलप कैसे अच्छा करना है, मान के चलो। मेरे को आपसे मेजर चीज़ ये पूछनी है कि अगर जैसे हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं पहले के ज़माने में प्रॉपर करते थे कि भाई आप पढ़ो, तो प्रॉपर एक वो हो जाए आपका, उसके बाद फिर आप लग जाओ, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दो, इतना टाइम लगा दो। आज के टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग जा रहा है चीज़ों को मिलने में। मतलब 5 साल, 7 साल, 8 साल, अभी इतने सारे अभी यूपीएससी के भी एग्ज़ाम हुए और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं और इतना कट ऑफ जाना, कुछ बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं इस चीज़ में। आप बीइंग अ टीचर आप क्या कैसे देखते हो इस सारी सिचुएशंस को? आयुष, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं समझती हूँ कि पहले तो वी विद दिस कांस्टेंट चेंज, जितना कुछ अभी बदल गया है, इसमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सरकारी नौकरी इज़ नॉट एवरीथिंग। सेकंड, it's important and we should salute our students, our young generation, कि वो अपने लिए नए नए टाइप के काम ढूंढ रहे होते हो, और हम उनको उस तरह के गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर हम थोड़ा बैक सीट ले लें और हम उन्हें एक्सप्लोर करने दें, तुम देखो इन्फ्लुएंसर्स, तुम देखो, तुम खुद पॉडकास्ट करा रहे हो और कितने सक्सेसफुल हो। सो द स्टूडेंट्स और द न्यू जनरेशन, they are very experimental, and we should allow them to experiment and find a way out, instead of dictating डॉक्टर इंजीनियर या जो भी चीज़ें जो तुम्हारे ख्वाब थे वो अब बहुत चेंज हो गए। तो अब उनको ढूंढने दो, क्योंकि इस नए जनरेशन, इस नए समय में जो डिमांड्स हैं सोसाइटी के, अर्निंग के, अब इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, और उसमें हमारी जनरेशन नहीं हेल्प कर सकती, तो हमें अब उनसे सीखने की ज़रूरत है। सो आई फील दैट और ये शायद जो तुम सोसाइटी की बात कर रहे हो, ये प्रेशर भी इसीलिए है, 2 जनरेशन का, जो जो अगर हम ये समझ पाएँ कि इनके चैलेंजेस क्या है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि पढ़ लेगा तो कुछ कर लेगा, पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, पढ़े तभी जब पढ़ने की इच्छा हो। अदरवाइज बेसिक एजुकेशन इज इनफ। जबरदस्ती कॉलेज कर रहे, बीए, एमए, पीएचडी करिए, उसके बाद सोच रहे कि क्या करें। पीएचडी की नौकरी के करने के बाद इट डजंट मैटर कि आप क्या जॉब कर रहे हो, अनलेस अंटिल यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, डोंट गो फॉर दैट। दिस इज व्हाट आई फील। गो फॉर समथिंग स्किल एनहांसमेंट, गो फॉर समथिंग दैट यू हैव अ पैशन फॉर, वो चीज करो, पर उसमें अच्छा करोगे। बट मैं घर वालों को कैसे समझाएं, क्योंकि अभी क्या होता है जैसे यहाँ से चेंज हुआ है बाकी कि ये मतलब माइंडसेट ऐसा पूरा चेंज हुआ है कि पहले तो सरकारी नौकरी के लोग शायद मतलब मेरी मम्मी बताती है कि एक टाइम ऐसा था कि मिल मतलब आसानी से मिल जाती कि कर लो आ जाओ अब मिलती नहीं है। बट अब घर वालों को भी ये चीज़, हर बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो शायद एक सिक्योर हो जाएगी उसकी। अभी जो डेली यूज़ में एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं लाइफ में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिज़नेसेस कर रहे हैं, डेली उतार-चढ़ाव आ रहे हैं हर बिज़नेस में। तो एक वो सिक्योरिटी का जो है ना, वो माइंडसेट में मदर एंड फादर जो ओल्ड जनरेशन उनके दिमाग में बैठा हुआ है। हाँ, और उससे वो बच्चों को बहुत पिंच भी होता है कि हाँ ठीक है, क्या पता मेरे मम्मी वो सही तो नहीं कह रहे। क्योंकि मैम बच्चे तो बड़ों को देख के सीख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरे को मेरा पैशन भी फ़ॉलो करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ हो जाए। तो जो बीच का डिफ़रेंस है अपने घरवालों से बात करने का, वो कैसे सही आपके हिसाब से बीइंग अ टीचर भी हो आप और बीइंग अ लाइक मदर भी, आपको कैसा लगता है कि अगर आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग? मुझे लगता है ग्रेजुअली सोसाइटी चेंज हो रही है। ऐसे पॉडकास्ट्स करोगे, ऐसे सवाल उठाओगे, जब हम आसपास में देख रहे होते हैं कि लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने दिल की सुन करके काम कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे सोसाइटी चेंज भी हो रहा है। आखिर बच्चे कर ही रहे हैं, स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, तो लेट देम मेक मिस्टेक्स। ये जो मिस्टेक्स ना करे, या जो मैंने गलत किया ये ना करे, या मैं जान रही हूँ, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये उसकी जिंदगी है, उसके फैसले होने चाहिए, उसके संघर्ष होंगे, तब तक बदलाव मुश्किल होगा। तो वी हैव टू टेक अ बैक सीट, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट बीइंग अ पेरेंट टू टेक अ बैक सीट। आई थिंक एवरीथिंग टेक्स टाइम, या टेक टाइम ऑफ कोर्स। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन मेरा मैम ये रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, है ना? ख्वाबसाबी करके, है ना? और बहुत सारे ऐसे कुछ नेम थे जो बहुत ही अलग-अलग नेम रखे हैं आपने, तो ऐसा क्यों रखा? वो फॉर द हुक रखा आपने नेम, या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? ओके, नाइस क्वेश्चन।
नाम मेरे बुक्स के जनरली थोड़े डिफरेंट है। चाहो आप बताओ अपने बुक्स के नेम भी लो। अच्छा, तो 2016 में मेरी बुक निकली थी थिसल एंड वीड्स। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी। उस पे भी सवाल था कि थिसल एंड वीड्स नाम की कोई स्टोरी उसमें नहीं है, बट थिसल क्या होता है, थॉर्न्स, और वीड्स क्या होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं। ये कहानियां वैसे ही जिंदगी से उगी हुई थी, तो इसलिए मैंने इनका नाम थिसल एंड वीड्स रखा था। उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है अनट्रांसलेटेबल वर्ड्स में। कुछ वर्ड्स जैसे हमारे हिंदी में जुगाड़ है, इसका तुम कोई लैंग्वेज में दूसरा वर्ड नहीं ढूंढ सकोगे। तो वैसे ही आई केम अक्रॉस दिस वर्ड वाबी साबी, which is a Japanese concept which is about imperfections, लाइफ के जो भी imperfections है उसको सेलिब्रेट करने का। तो अगर आपने एक पॉट बनाया और वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा ही है, पर आप उसको अपनाओ, जो भी चीजें आपने गलतियां की आप उसको अपनाओ, तो वो जो लव फॉर एनीथिंग दैट इज ऑथेंटिक, that touched me, and my poems are about real life experiences of real life. So Wabi Sabi was a poem collection that I had written in this my journey, तो मैंने उसका नाम वाबी साबी रखा। और फिर एक और पोइट्री कलेक्शन जो रिसेंटली इसी साल मैंने प्रगति मैदान में लॉन्च किया था, वो बुक दैट इज कॉल्ड किंटसुगी। इफ यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, किंटसुगी इज अगेन अ जापानीज कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका अगर कोई सेरेमिक वास या बॉल टूट जाता है तो आप उसको गोल्ड से उसको ग्लू करते हो, तो वो मानते हैं कि उससे वो और स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत हो जाता है। तो मैंने इसको यूज किया अपनी कविताओं में, क्योंकि वो सारी कविताएं मेरी कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में थी। जब आपका दिल टूट जाता है तो आप कैसे उसको, आप उसे भागो मत, आप उस एक्सपीरियंस को अपनाओ और उससे आप देखो कि आप कैसे उस जर्नी से और स्ट्रॉन्ग हुए। सो वंस वी लर्न दैट आर्ट, दैट हार्ट ब्रेक इज नॉट दैट बैड, तो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड रिजिलियंस, इट हेल्प्स यू कि टू कोप अप, इट हेल्प्स यू टू एम्ब्रेस कि कुछ भी होता है लाइफ में वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, या तो कुछ सिखा के गया, कुछ बना के गया, या मुझे कुछ उभार के गया। तो वो मुझे उस जर्नी में वो टर्म अगेन अच्छा लगा, तो मैंने इस तरह से यूज किया इसको, और समहाउ इट वाज नॉट डेलिबरेट बट मोमेंट में हुआ, एंड दैट्स हाउ दैट मैम कोई बिकम्स अ जर्नी। पोएट्री है कुछ आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहो, बहुत फेवरेट हो? आंसुओं में ढह जाती मेरे हौसले की इमारत, आंसुओं में ढह जाती मेरे हौसलों की इमारत, मुझे मुश्किलों से मगर तुमने लड़ना सिखा दिया। बहुत बढ़िया। Thank तो मैम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें माइंडसेट और टाइम टेकिंग के साथ ये सही हो रही है ना? अब जैसे कि मैंने आपको बताया सुसाइड रेशो काफ़ी मतलब बढ़ जाता है चीज़ों को लेकर, आई थिंक प्रेशर की वजह से भी। तो जैसे आप तो बहुत सारे बच्चों से मिलते होंगे, है ना? तो आपको तो उनके माइंडसेट के बारे में समझ में आता हो, कुछ बच्चा कभी डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ बच्चा मोटिवेट रहता है फिर बिकॉज़ ऑफ कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है घर से, आई थिंक उसको ऐसा सपोर्ट मिल जाता है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। कुछ बच्चों के घर में भी मतलब थोड़ा वो माहौल नहीं होता है ना? तो आपके हिसाब से जो बच्चे ये यंग एज में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अपब्रिंगिंग सच में बहुत बड़ा रोल है? हाँ, आई एम रियली हैप्पी आयुष कि मैं इस पॉडकास्ट में हूँ, तुम इतने अच्छे-अच्छे सवाल पूछ रहे हो। ये मेरे दिल के करीब है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं बच्चों से ही जुड़ी हुई हूँ, और सब जुड़ना उससे नहीं होता है कि मैं उनको पढ़ाने जाती हूँ। जुड़ना इससे होता है कि जब आप ऑन द अदर साइड जाएँ, डेस्क के उस साइड जा कर के उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, उसके लाइफ की अलग परेशानियाँ हैं। अगर हम उस परेशानी को समझ पाएँ, वहाँ पे हेल्प कर सकें, वो अपने आप अपनी गाड़ी चला सकता है। तो यहाँ पर अभी जो चैलेंजेस हैं नए स्टूडेंट्स को, कहते हैं जेन ज़ी और जो भी ये नई जनरेशन है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, एंड पीपल आर क्रिटिकल अबाउट देम। बट व्हाट इज़ टू बी अंडरस्टूड इज़ दैट कि उनके कितने स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस है। वो एक माँ-बाप का प्रेशर होता है, जॉब से लेके अपब्रिंगिंग से लेके संस्कार, देन दे कम टू द कॉलेज जहाँ पढ़ाने वहाँ पर वो पीयर प्रेशर होता है कि आपको कैसे कोप अप करना है, आपको उनमें खपना है, आपके फिर अपने सपने आ रहे हैं, वो इतना ट्रांजिशन का फेज होता है। फिर देयर इज इधर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जहाँ हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है, या नेग्लिजेंट पेरेंटिंग जहाँ कुछ नहीं पता है बच्चे का क्या चीज़ वो बीत रहा है उसके ऊपर।
friends, again, you have so many friends on social media, but everything is about faking. So on that stage where he or she is surrounded by people and still lonely, उसमें ज़रूरत है कि उसके पास कोई हो जिसको वो अप्रोच कर सके. और बीइंग टीचर्स, आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स अप्रोचिंग मी समवेयर. आई हैव बीन दैट कि हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. और अगर आप अटेंशन दे दो ना, तो वो खुल के कुछ बताते भी हैं. हमारे यहाँ शारदा में तो हमारे यहाँ काउंसलिंग सेल भी है, सो दैट वी कैन एड्रेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज. तो क्योंकि बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के. अगर बॉयफ्रेंड वाले हैं, अगर रिलेशनशिप वाले, वो कहाँ जाके बात करेंगे? उससे उसका हर चीज इम्पैक्टेड हो रहा है. सो यू कैन नॉट ओवरराइड इट. यू कैन नॉट जस्ट ओवरलुक इट कि ये सब बातें हम नहीं करते. वो किससे करेगा? तो हम इसको एड्रेस करें, हम उसको बोलने की जगह दें, हम उसको समझने की कोशिश करें, तो बाकी सब चीज़ों को वो खुद हैंडल कर सकते हैं. उसको उतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है. तो आई फील इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कम्युनिकेट करें. और लास्ट में मैं आपसे ना जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत सारी ना मैं काफ़ी चीज़ों को सुनता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ ना बहुत सारी मतलब बच्चों से मैं भी मिलता हूँ कि अब तो हम काफ़ी जगह जाते भी हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक होता है कि मेरे को घर से सपोर्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घर पे या तो वो वैसा माहौल नहीं है, और या अब मैं अब उनको आंसर सेकंड यही दोगे ना आप कि या तो आप घर से मतलब उन लोगों से दूर रहो आप जो आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर से या कुछ ऐसा, या फिर कुछ उन लोगों से आप फार रहो, उनकी बातें मत सुनो या कुछ ऐसा, क्योंकि आई थिंक बातों का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है दिमाग पे. तो अब आप मुझे इतना समझाओ मत कि अगर उस बच्चे को अगर उस चीज़ से हटना है, मान के चलो कि उनके माँ-बाप की तरफ से ही बहुत प्रेशर है या फिर उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ हैं घर में या कुछ ऐसा है, तो बच्चा कहाँ जाए? माँ-बाप को तो नहीं छोड़ सकता वो. तो आपके हिसाब से वहाँ पे बच्चे को क्या करना चाहिए कि वो एक सही एटमॉस्फेयर, वो सही अपब्रिंगिंग और वो मतलब सॉल्यूशन बच्चे को मैं क्या इस पॉडकास्ट से क्या मिले वो? तो उसे क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्योंकि माँ-बाप को तो नहीं छोड़ सकता वो और अपने वो एटमॉस्फेयर को भी नहीं चेंज कर सकता इतनी जल्दी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसके हिसाब से? वेरी नाइस. हम पूरा माहौल नहीं चेंज कर सकते, मोहल्ला नहीं चेंज कर सकते, घर नहीं चेंज कर सकते. तो ऑब्वियसली आपको उसका इम्पैक्ट होगा, पर हम खुद को चेंज कर सकते हैं. अगर हम अपना कान बंद कर रहे हैं समवेयर वेयर वी आर लिसनिंग, यू आर नॉट रिटेलिएटिंग, यू आर नॉट रिबेलियन, बट you are not letting yourself being impacted by their things. इतना खुद से, खुद के विवेक से सोचना कि मैं क्या चाहता हूँ, सारी चीजें सुनने के बाद मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करूँ. उसके लिए मुझे झंडा नहीं उठाने की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे सेल्फ टॉक की ज़रूरत है. तो वो चीज़ करने के बाद आप जब अपने पेरेंट्स से भी ना आप बात करोगे, जब आप कॉन्फिडेंट होके, असर्टिव होके बात करोगे कि ये मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है ये काम बने ना बने, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहूँगा, लेकिन कल को मैं आपको अकाउंटेबल नहीं समझूंगा कि आपने मुझे करने नहीं दिया या आपने मुझे ऐसा समझा. तो मुझे इतनी सी आज़ादी चाहिए. उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी. सो पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन नॉट जस्ट डू समथिंग एंड गेट अवे विथ इट. तो तुम फिर पूरे तरह से सोचो और पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी लो. और तब फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या टॉक्सिसिटी है. यू विल जस्ट लेट इट गो बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट टू डू. मैम एक से सेकंड एस्पेक्ट ये भी एक रिलेशनशिप का कि एक बच्चे के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है ना? चाहे वो बीइंग अ टीचर हो, चाहे वो बीइंग अ मदर हो, चाहे वो बीइंग अ फादर हो, और एक किसी के वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ वो भी एक रिलेशनशिप होता है ना? तो दोनों में डिफरेंस तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से क्या मैटर चीज़ें होती है, क्या ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में? कैसे होता है? हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी भी? एक तो कम्युनिकेशन. एंड बाय कम्युनिकेशन आई डू नॉट मीन टॉकिंग. आई डोंट मीन कि मैंने बोल दिया. इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू लिसन. हो सकता है सामने वाला नहीं बोल पा रहा है सही से, पर आप उसको सुनो. और जब वो बोलता है, जब उसके एक्शंस है, जब वो आधे अधूरे कुछ बात बता रहा है, तो सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है. उससे हमें बहुत चीज़ पता चलता है हाउ टू वर्क इन दैट रिलेशनशिप. एंड सेकेंड थिंग, आई डोंट नो how it works. For me, any relationship is friendship. वो प्यार दोस्ती है बोलते हो ना, तो मैं तो स्टूडेंट से भी दोस्ती करती हूँ, अपने बच्चों से भी दोस्ती होती है, दोस्तों से तो दोस्ती होती ही है.
जब दोस्ती होती है तो खुलापन होता है, जब दोस्ती होती है तो आप बात बोल सकते हो, जब दोस्ती होती है रिश्तों जो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली भी इश्यूज तब प्रॉब्लम होती है जब दोस्ती खत्म होती है और वो प्यार डोमिनेट कर जाता है, तब आप छुपाने लगते हो रिश्ते बचाने के लिए। पर जब दोस्ती रखोगे सबसे प्राइम, तो कोई भी रिश्ता ना फिर खराब होने से उसमें टाइम लगता है, यू कैन स्पीक इट आउट, यू कैन अंडरस्टैंड। सो मैं ये तो मैम लास्ट में सम अप यही करना चाहूँगा पूछने के लिए आपसे कि आपके हिसाब से अभी हम लोग इतनी सारी चीज़ें जो एकदम से जल्दी जल्दी हो रही हैं अवेयरनेस के चलते, चाहे वो बैड अवेयरनेस हो चाहे वो गुड अवेयरनेस हो, क्योंकि लोगों को आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मार सकते हैं, है ना। क्राइम पेट्रोल बहुत फेमस हो रहा है इस टाइम पे। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब या आपका क्या मैसेज है आने वाली पीढ़ी के लिए जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को देख रही है, जो उन लोगों को भी देख रही है जो लोग गलत काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द लाइक सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से, मैसेज क्या देना चाहोगे आप? एक्चुअली ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आई थिंक हमें इसे बहुत मल्टीपल वेज से अप्रोच करने की ज़रूरत है। और इट इज़ रियली सैड दैट वट एवर इज़ हैपनिंग समवेयर सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है लोगों में। उनको अपने आप से बात करने की फुर्सत नहीं है तो दूसरों से क्या करेंगे। तो माइंडफुली वर्क करना ज़रूरी है। जो चीज़ मुझे चाहिए, ये जो सारे प्रोजेक्शंस है सोशल मीडिया में, उस भाग दौड़ में आप कहाँ तक भाग रहे हो, क्या क्या चाहिए उन्हें पता नहीं है। वो माइंडलेसली हरकत कर रहे हैं। देयर इज सम ब्रुटैलिटी दैट वी सी नाउ इन एंड इट इज़ रियली थ्रेटनिंग। तो उसमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस पर हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जैसे पॉडकास्ट्स हैं, आप शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ों से हम इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। रिसेंटली आई सॉ अ शॉर्ट मूवी ऑन एलिमनी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट वाज अप्रोचिंग एलिमनी का जो इशू है और फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वेयर शादी के पहले ही उसमें वो बात हो रही है कि हम एलिमनी नहीं देंगे। अगर आप डाउरी की बात को अपोज कर रहे हो तो आप एलिमनी को भी अपोज करो इफ द गर्ल इज इंडिपेंडेंट। सो विच मेड सेंस। इट मे बी अ न्यू थॉट, पर नए तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं और लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वाई डू यू नीड एलिमनी टू सस्टेन योर सेल्फ? इफ यू आर इनफ टू सस्टेन योर सेल्फ, हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज वन वे। आई एम नॉट सेइंग इट एज अ जनरल रूल, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भागना नहीं है चीज़ों के पीछे और एम्पैथाइज करना ज़रूरी है। दूसरे की प्रॉब्लम्स, दूसरे की जो भी चीज़ें से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा है चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ से गुजर रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो हमें एक दूसरे को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए। जो हमें पता नहीं चलता कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, हम इंटरैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम इन्वेड नहीं करेंगे उनकी प्रिवेसी। पर हम इस हद तक चले गए हैं उसमें कि समवेयर इट्स बियॉन्ड दैट। रिस्पेक्टिंग प्रिवेसी एक चीज़ होती है और अनबॉदर्ड होना अलग चीज़ होता है। तो हमें थोड़ा बॉदर भी करना ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, और अवेयरनेस क्रिएट करना है। मैं न्यू जनरेशन से भी यही बोलूँगी कि हैव रिस्पेक्ट, हैव डिग्निटी एंड नो योरसेल्फ। तुम्हें क्या चाहिए उस चीज़ को परस्यू करो और इस भीड़ में शामिल होने की कोशिश मत करो। अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जो दिशा ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उससे अपने आप को बचाने की भी ज़रूरत है। सो यस। राइट। मैं भी सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स के एडमिन्स हैं उनको भी मैं यही एक अपील करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप नेगेटिव मार्केटिंग करो किसी भी चीज़ की, क्योंकि उसको हमें रोकना है ताकि और लोगों तक वो चीज़ ना पहुँचे। किसी का लड़का बच जाएगा अगर हम शायद वो स्टोरी या रील ना डालें अवेयरनेस के लिए, हम पॉजिटिव चीज़ें डालें। जैसे एक अभी बीच में एक कपल था जो कैंसर पेशेंट था शायद वो, और उसकी जो वाइफ ने उसका बहुत साथ दिया। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम ये करें कि लोगों को वो अवेयरनेस पहुँचे लोगों तक कि पॉजिटिव, क्योंकि आई थिंक पॉजिटिव सोचेंगे तो होगा, है ना। तो आप लोग भी पॉजिटिव रील्स डालो, पॉजिटिव स्टोरीज लोगों तक स्प्रेड करो। आई थिंक जैसा माइंडसेट होगा वैसे ही लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी, और आई थिंक ये चीज़ ऐसे ही रोक सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। लास्ट में आपसे पूछूंगा कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में, आगे कुछ कहना चाहो टॉक विद फील के बारे में? बहुत ही अच्छा लगा आयुष। टॉक विद फील इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है फॉर बडिंग आर्टिस्ट्स, फॉर डिफरेंट जॉनर। आप इसमें आए, इसमें आप वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन ओपन माइक इवेंट्स, और
म्यूजिक, इफ दैट इज योर लाइफ, यहाँ ये प्लेटफॉर्म वन एंड ऑल है, एंड यू फील लाइक अ फैमिली ओवर हियर. सो दिस पॉडकास्ट इज जस्ट बिकॉज आई फेल्ट लाइक फैमिली, एंड मैंने बोला कि मुझे तो बातें करनी है तुमसे, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन on record and off record as well. So thank you very much. Thank you so much ma'am for coming on podcast. हम definitely हम second podcast episode लाएंगे और दर्शकों को entertain करेंगे. Sure. ठीक है? Thank you. Thank you so Bye-bye. much ma'am. Thank you so Thank much. you.